अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ इमरान सिद्दीक और आप देख रहे हैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में स्टूडेंट्स फिजिक्स को इंतहाई आसान और कंसेप्चुअल वे में समझ रहे हैं जी। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक न्यू टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे जी। ओके जी। मैग्नेटिक फ्लक्स में हमें पहली टर्म फ्लक्स को जानना है, व्हाट इज द फ्लक्स। और स्टूडेंट्स अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स एक लातीनी लेटन जबान से डिराइव्ड है और ये जो लेटन वर्ड था दैट वाज फ्लक्सस। इनके फ्लक्स द टर्म फ्लक्सस से निकला है जिसका मतलब है टू फ्लो यानी कि बहना, बह जाना, किसी भी चीज का बहना फ्लो कहलाता है। जैसे कि आप विंड फ्लक्स की बात कर सकते हैं, किसी भी विंडो से कितनी हवा पास कर रही है दैट इज द विंड फ्लक्स, या किसी भी एरिया से कोई चीज जितनी पास कर रही है, वाटर फ्लो कर रहा है, उसे हम वाटर फ्लक्स का नाम देंगे। बट हम यहाँ एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फ्लो की बात करें जिसे हम यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। सो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं जी कि एक खास एरिया से, किसी भी सर्टेन एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं जी कि किसी भी सर्टेन एरिया, किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देना, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं जी द नंबर ऑफ मैग्नेटिक lines of force passing through certain area। ये था इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट कि आप फिजिकली मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी एरिया से कितनी कितनी यानी कि हम तादाद की बात कर रहे हैं, कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो इस नंबर के लिहाज से हम आगे जाके ये भी कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, रीजन क्या है, नंबर इज अ स्केलर। ठीक है जी। अब आप इसकी दूसरी डेफिनेशन कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन एक्चुअली मैथमेटिकल है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली आप इसे कैसे डिफाइन करवा सकते हैं जी मैथमेटिकली। अगर मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिकली यहाँ एक फार्मूला लिखूंगा जिस फार्मूले के मुताबिक हम कहते हैं जी मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई बी से ज़ाहिर करेंगे। फाई से मुराद फ्लक्स और बी से मुराद मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगेन डिफाइन कर रहा हूं जी कि मैथमेटिकली यू कैन डिफाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स एज द डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब स्टूडेंट्स इसे आप अल्फाज की टर्म में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ इसे मैथमेटिकली बयान किया है। ठीक है। अगर हम इसको फिजिकली व्यू पॉइंट में देखें तो हम यहाँ इसके चंद केसेस को डिस्कस करेंगे, मगर आप इस फ्लक्स को थोड़ा सा यहाँ देख लें कि हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेड कलर में शो की हुई हैं। ये हमारे पास है जी मैग्नेटिक फील्ड, और याद रखें आप मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से जाहिर करते हैं। कैपिटल बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को फील्ड लाइंस की शक्ल में जाहिर किया, और अगर इसके रास्ते में कोई आप एरिया रख दें, कोई ओपनिंग रख दें, सपोज दैट हमारे पास ये एरिया है और ये अंदर से खाली है। ओके। अगर मैं यहाँ इसको प्लेस करता हूं तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। अब इस फ्लक्स की डिफरेंट सिचुएशंस हैं, केसेस हैं। तो स्टूडेंट्स हम मैग्नेटिक फ्लक्स के केसेस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस की बात करते हैं जी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। हम केसेस में पहला केस डिस्कस करने वाले हैं
और पहले केस में हम एक्चुअली मैक्सिमम फ्लक्स को डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अच्छा जी, डिस्कशन के दौरान इस चीज को देखा गया कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स के डिफरेंट केसेस को डिस्कस करने वाले हैं तो हमें यहाँ पहले वेक्टर एरिया को डिफाइन करना है कि व्हाट इज ए वेक्टर एरिया। तो यहाँ चूंकि जरूरत है वेक्टर एरिया को समझने की, मैं तो इनिशियली केसेस से पहले नो डाउट मैंने यहाँ लिख दी है, मगर केसेस से पहले हम यहाँ डिफाइन करना चाहेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली वेक्टर एरिया। तो मैं यहाँ वेक्टर एरिया को डिफाइन कर रहा हूँ कि वेक्टर एरिया से क्या मुराद है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स इसके केसेस की बात करेंगे। एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया आप यूं से कह सकते हैं जी। वेक्टर एरिया, व्हाट इज मीन बाय वेक्टर एरिया। स्टूडेंट्स अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आमतौर पर जनरली एक स्केलर क्वांटिटी है, मगर हमने यहाँ एरिया को स्पेशली एज अ वेक्टर ट्रीट किया है। इसकी रीजन क्या है इसको वेक्टर एरिया ट्रीट करने की? तो स्टूडेंट्स इस चीज को नो डाउट हमने केसेस में पढ़ना है, मगर साथ आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स अगर आप एरिया की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू एरिया की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब एरिया के साथ कोई ना कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड है इन केस ऑफ फ्लक्स। दैट्स हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन को चेंज करने से फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं फील्ड लाइन के रास्ते में यूं एरिया प्लेस करता हूं तो हम कहते हैं अगर ये फील्ड लाइन है तो इसमें से फील्ड लाइंस क्या करेंगी, मैक्सिमम पास करेंगे। यानी कि मैं कह रहा हूं अगर आप ये एरिया फर्ज करें एंड माय फिंगर्स आर द फीड लाइन, तो इसमें से मैक्सिमम फीड लाइंस पास करेंगे। अब फीड लाइंस की ओरिएंटेशन सेम है, मगर अगर मैं क्या करूं, इस एरिया की ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, एरिया की ओरिएंटेशन मैंने यूं कर दी, इसका मतलब क्या है, इसमें से चंद फीड लाइंस पास कर रही हैं, बाकी इसके ऊपर से गुजर रही है, इसके अंदर से पास थ्रू नहीं हो रही। अगर आप एरिया को यूं प्लेस कर दें तो क्या होगा, फील्ड लाइन इसके ऊपर या नीचे से गुजर जाएंगे, इसका मतलब है इसमें से कोई फ्लक्स नहीं है। दैट्स मीन एरिया भी वही था, फील्ड लाइन वही थी, मगर क्या हुआ, एरिया की डायरेक्शन को चेंज करने से फ्लक्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड रिजल्ट चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं जी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एरिया की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो ओके जी, इसी एरिया वेक्टर को हम यहाँ डिफाइन करने वाले हैं कि जी area vector is that area whose magnitude is equal to the area of the surface and direction is towards the normal on the surface। मतलब इसका ये है स्टूडेंट्स कि वेक्टर एरिया ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस की मैग्नीट्यूड के सरफेस के एरिया के बराबर है और इसकी डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल की जानिब है, सरफेस के नॉर्मल की जानिब है। आप इसको पहले समझ लें, इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यानी कि सपोज दैट मैंने इस ये हमारे पास बुक है और आपके सामने जो 3 डायमेंशनल इसका व्यू नजर आ रहा है, इट इज एरिया। आपने इस एरिया को एज अ वेक्टर जाहिर करना, तो हम कहते हैं कि जी अगर आप इसे वेक्टर जाहिर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे जी, वेक्टर की 2 प्रॉपर्टीज हमने फिलहाल पढ़ी हैं फर्स्ट ईयर में कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी, दैट इज नेम्ड एज वेक्टर। फिलहाल हमने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी कि इसकी मैग्नीट्यूड भी है और इसकी क्या है जी, डायरेक्शन है। अगर आप इसको एरिया वेक्टर शो करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी है। तो मैग्नीट्यूड तो आपके लिए इजी है कि इस की सरफेस का एरिया मालूम कर लें। सरफेस एरिया यानी कि सरफेस है, ठीक है, आप कहते हैं लेंथ इनटू विड्थ गिव्स द एरिया, और ये एरिया वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। सेकंड, डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए आपने इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए आपने इसके ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रा करनी है। ओके जी, नॉर्मल लाइन क्या सुन लें, ऐसी लाइन जो किसी एरिया किसी सरफेस के ऊपर 90 के जाविये पर है और बाहर की जानिब है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन, ये मार्कर मैं एज ए लाइन ट्रीट कर रहा हूँ, ये लाइन इस एरिया के ऊपर 90 के जाविये पर है, कहीं से भी देख लें 90 के जाविये पर है और बाहर की जानिब, जिसे हम कुछ यूं कह सकते हैं
परपेंडिकुलर ड्रॉन आउटवर्ड, परपेंडिकुलर से मुराद 90 के जाविये पर लाइन, perpendicular drawn outward is in short named as a normal and it is now is a vector area जिसकी डायरेक्शन आपकी जानिब है या आप किसी भी दीवार की डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए उसके ऊपर 90 के जाविये पर लाइन ड्रा कर दें। व्हाइट बोर्ड की डायरेक्शन स्टूडेंट्स ये होगी कि आपने इसके ऊपर 90 के जाविये पर लाइन ड्रा की आउटवर्ड, दैट इज द नॉर्मल, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या करता है, नॉर्मल सरफेस के ऊपर नॉर्मल शो करता है। अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं जी कि what is actually the definition of vector area। तो वेक्टर एरिया को यहां डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, द वेक्टर whose magnitude is equal to the area of surface and its direction is normal to the surface। That is the complete definition of area, vector area। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ एरिया वेक्टर की डेफिनेशन भी की और इसको हम एज अ वेक्टर एरिया क्यों ले रहे हैं, हमने इस चीज को भी, इस सवाल को भी जस्टिफाई कर दिया। अब इसके केसेस की बात करते हैं और हमारे पास पहला केस है जी मैक्सिमम फ्लक्स। फ्लक्स मैक्सिमम का वो मैक्सिमम फ्लक्स को ज़ाहिर करने के लिए हमने स्टूडेंट्स यहाँ एक डिमॉन्स्ट्रेशन की है कि मैंने यहाँ रेड लाइंस की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट किया। आप किसी भी फील्ड को लाइंस की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। बेसिकली फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, दीज आर नॉट रियलिस्टिक लाइन। Field lines actually shows how the field behave, या आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर थॉट मैप, ये ख्याली नक्शा है कि फील्ड किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। ठीक है जी, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ लाइन की शक्ल में ज़ाहिर किया है और मैक्सिमम फ्लक्स को हमने यहाँ डिस्कस करना है। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए हम यहाँ ये एलेबोरेशन ले रहे हैं, इसके बाद में आएगा। पहले ये सुन लें कि यही एरिया मेरे पास यूं है कुछ, और स्टूडेंट्स मैं कहता हूं जी ये तीन मार्कर्स मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रही हैं। अगर ये एरिया अंदर से खाली है, इसके सिर्फ एजेस ही हैं, तो मैं कहता हूं कि ये फील्ड लाइन इसमें से सारी की सारी पास कर रही हैं। अगर मैं इसको यूं प्लेस करता हूं, यूं प्लेस करने से मुराद ये है, मैं कहता हूं जी ये मेरे पास फील्ड लाइन है। मैं सिंपल सी बात ले रहा हूं, अगर आप एरिया को फील्ड लाइंस के एरिया के प्लेन को, मैं कह रहा हूं ये एरिया का प्लेन है और ये एरिया का नॉर्मल है। एरिया का प्लेन ये है जी, ये एरिया का प्लेन जो आपके सामने नजर आ रहा है और एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन आउटवर्ड इज द नॉर्मल। ओके, आपकी बुक वाला पहले सिंपल सी बात करेगा, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान से लेक्चर की तरफ गौर कीजिए, फोकस से लेक्चर सुनिए कि अगर आप क्या करें, इस एरिया को यानी कि एरिया को के प्लेन को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली प्लेस करें। आपके सामने ये व्यू पॉइंट नजर आ रहा है कि फील्ड लाइन और एरिया के एंगल कितने हैं जी, 90 का एंगल है। हम देख सकते हैं जी कि फील्ड लाइन और एरिया के प्लेन में एंगल कितना है जी, 90 का। ओके जी, अगर आप इस तरह से प्लेस करें, इफ एरिया इज held perpendicular to the field line, then maximum field lines pass through the area vector, then the flux will be maximum। अगली बात सुन लें जी, अगली बात ये है कि अगर आप यूं एरिया प्लेस कर रहे हैं, एरिया का प्लेन तो परपेंडिकुलर है, बट अगर आप एरिया के नॉर्मल की बात करें, अगर आप एरिया के नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल क्या है कि एरिया के ऊपर आप 90 के हिसाब पर लाइन ड्रा कर बाहर की जानिब, ये देखें जी एरिया का नॉर्मल एरिया की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये रेड मार्कर एरिया की डायरेक्शन को शो कर रहा है, जबकि जो ब्लू मार्कर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर जो डायरेक्शन ये है। मैं ब्लू मार्कर को अपनी आसानी के लिए यहाँ लेकर आ रहा हूँ। आपके सामने दोनों वेक्टर्स हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है
और एरिया का वेक्टर, क्या दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, एंगल क्या होगा, 0 होगा। इस केस में जो आपको एंगल आ रहा है, आपने वो वाला एंगल मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जो कोस आएगा, कोस के साथ थीटा में क्या करना है, थीटा की जगह आपने क्या करना है जी, पुट करना है। तो आपके पास यहाँ दो सिचुएशन है कि अगर फील्ड लाइंस के अलोंग, फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली एरिया का प्लेन प्लेस करेंगे तो एरिया के नॉर्मल फील्ड लाइन से क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके जी, तो आपको मैंने यहाँ इस तरह से सिचुएशन जाहिर की हुई थी कि हमने एरिया प्लेस किया कि इस एरिया में से ये देखिए मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास के एरिया को कुछ पार्ट बाहर की जानिब है, कुछ पार्ट अंदर की जानिब है। हमने एरिया को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली प्लेस किया, जबकि एरिया का जो नॉर्मल है वो फील्ड लाइंस के पैरेलल है। ये नॉर्मल है जो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन गुजार कर रहे हैं, और रेड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन गुजार कर रहे हैं। दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं इन दिस केस। ओके जी, एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दिस केस एंगल थीटा विल बी 0। आप यहां इसकी एलैबोरेशन कर सकते हैं। इफ एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर, एरिया से मुराद प्लेन ऑफ द एरिया। आप यहां इस बात को दूसरी सिचुएशन में बयान कर सकते हैं कि जी इफ एरिया वेक्टर इज हेल्ड पैरेलल, एरिया वेक्टर से मुराद है कि एरिया का जो नॉर्मल है वो फील्ड लाइंस के पैरेलल है। बात यही है, सिचुएशन यही है, हमने बस टर्मिनोलॉजी डिफरेंट की है। आप यहाँ फ्लक्स का फार्मूला यूज कर लें जी। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास है जी, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट को खत्म करें क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। इस केस में थीटा क्या है जी, 0। आप जानते हैं कॉस थीटा किसके बराबर है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा 1 के बराबर है, और 1 कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है जबकि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। आप कॉस की मैक्सिमम वैल्यू को बी और ए से मल्टीप्लाई करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी इंटू ए एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स आ गया, दैट इज बी इंटू ए। तो आपके सामने इस सारी सिचुएशन मौजूद है। अगर आप एरिया का प्लेन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली प्लेस करें, या आप कुछ इसको यूं बयान कर सकते हैं, अगर एरिया का नॉर्मल या एरिया वेक्टर फील्ड लाइंस के पैरेलल प्लेस करेंगे, देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। ओके जी, अब मैग्नेटिक फ्लक्स के मिनिमम केस की बात करते हैं। केस 2, that is the minimum flux। फ्लक्स मिनिमम किस सिचुएशन में होगा, हमने इस सिचुएशन को यहां डील करना चाहिए। ओके जी, मिनिमम फ्लक्स के लिए हमने यहां अगेन उसी तरह की एलैबोरेशन शो की हुई है कि आप स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड को रेड लाइन की शक्ल में जाहिर करें, और अगर आप एरिया को कुछ इस तरह से प्लेस करें। देखें जी, मैंने एरिया को दो फील्ड लाइंस के दरमियान प्लेस किया, दो फील्ड लाइंस के दरमियान प्लेस किया है, और फील्ड लाइंस क्या है, फील्ड लाइन इसके नीचे से या ऊपर से गुजर रही है, इसके अंदर से फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही। हमने कहा फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, यानी कि फील्ड लाइन एरिया के अंदर से पास करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स होगा। मगर हम यहाँ अगर एरिया यूं प्लेस कर देते हैं या एरिया यूं प्लेस कर देते तो क्या होगा, फील्ड लाइन एरिया के ऊपर या नीचे से पास कर रही है, इसके अंदर से पास नहीं कर रही, जिसका विजुअल इंपैक्ट ये शो कर रहा है कि कोई फ्लक्स नहीं है। इस केस में हमने क्या कहा था, हमने यू एरिया प्लेस किया था और फील्ड लाइन ये थी जो कि इसमें से मैक्सिमम पास कर रही थी। अगर आप एरिया यूं प्लेस करते हैं, इस केस में एरिया का नॉर्मल किस जानब है, तो हम कहते हैं एरिया का नॉर्मल यूं है, 90 के जगह पर लाइन बाहर की जानब। तो नॉर्मल आपको ये जाहिर कर रहा है कि इस एरिया की जो डायरेक्शन है इन दिस केस दैट इज अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन स्टूडेंट्स ये आपके सामने। अब इसका एरिया एंगल जाहिर है कि एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल कितना आया, दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो हमने यहाँ विजुअली तो देख लिया कि कोई फील्ड लाइंस पास नहीं करी। अगर कोई फील्ड लाइंस पास नहीं करी इसका मतलब फ्लक्स है नहीं है। आप यहाँ इसे मैथमेटिकली भी बयान करेंगे, हम यहाँ मैथमेटिकली इसको जस्टिफाई कर देते हैं
कि वी नो द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज B dot A या BA cos theta and put the value of theta which is 90 degree. And what is the value of 90? We all know that cos 90 is always equal to 0. 0. आपने यहाँ cos 90 की वैल्यू पुट कर दी 0 into something 0, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 and 0 is the minimum lowest value. तो हम कहेंगे हमारे पास मिनिमम फ्लक्स आ गया. कब आया? अगर आप एरिया को फीड लाइंस के, एरिया की प्लेन को फीड लाइंस के क्या करें, पैरेलल प्लेस करें, या एरिया की वेक्टर को फीड लाइंस के परपेंडिकुलरली प्लेस करें. अगेन सुन लें जी, हमारे पास एरिया का प्लेन ये है और एरिया का प्लेन फीड लाइंस के अलोंग है यानी कि पैरेलल, जबकि एरिया का जो नॉर्मल है और फीड लाइंस के क्या है जी, परपेंडिकुलर है. आप दोनों टर्म्स को लिख सकते हैं. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि एरिया वेक्टर पैरेलल है इस केस में, या एरिया का प्लेन परपेंडिकुलर है, या इस केस में हम कहेंगे कि एरिया वेक्टर हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर है, और एरिया का प्लेन क्या है जी, पैरेलल है. ठीक है जी. इस सिचुएशन में आप फ्लक्सेस की वैल्यू को मालूम करेंगे. हमारे पास अब थर्ड केस है. थर्ड केस के लिए आपकी थोड़ी सी डिस्कशन है जी, कोई मैथमेटिकल यहाँ डेरिवेशन नहीं होगी. थर्ड केस में ये है कि स्टूडेंट अगर हमारे पास एरिया फ्लैट ना हो, हमने यहाँ जो सिचुएशन यूज की है वो इस फार्मूले के मुताबिक यूज की है स्टूडेंट्स. इस फार्मूले के मुताबिक एरिया शुड बी फ्लैट. अगर आप एरिया को कोई ना कोई खास डायरेक्शन एसोसिएट करना चाह रहे हैं, यानी कि जाहिर सी बात है अगर मैं इस एरिया की बात करूं, अगर ये एरिया फ्लैट है तो कहीं भी इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा कर दें, इसकी डायरेक्शन एक ही है. ठीक है जी. इसका मतलब है दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फ्लैट सरफेस. बट थर्ड केस ये है कि थर्ड केस में अगर एरिया कर्व्ड एरिया हो, हम यहां लिख देते हैं कि जी थर्ड केस की सिचुएशन कुछ यूं है कि हमने जो एरिया यहां कंसीडर करना है दैट शुड बी कर्व्ड एरिया. एरिया फ्लैट अगर ना हो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा. दूसरी सिचुएशन ये है स्टूडेंट्स कि हम कहते हैं अगर फील्ड लाइंस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. हमारे पास इस केस में फील्ड यूनिफॉर्म, द यूनिफॉर्म से मुराद है कि स्टूडेंट्स हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम है. आप देख सकते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेस डिस्टेंस सेम है, तो हम कहेंगे यहां फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है. जहां फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम हो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म फील्ड, यानी कि इस केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. यहां भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मिनिमम केस में. बट अगर हम थर्ड सिचुएशन में बात करें कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है और एरिया भी फ्लैट नहीं है, तो तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दैट केस अगर आपके पास एक कर्व्ड सरफेस है तो आप क्या करेंगे, आप उस कर्व्ड सरफेस को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसको नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करेंगे. इतने स्मॉल पैच करेंगे कि हर स्मॉल पैच तकरीबन फ्लैट एरिया को जाहिर करे. फिर आप हर पैच से अलग अलग फ्लक्स मालूम करेंगे, तमाम फ्लक्सेस को ऐड अप करेंगे, आपको आ जाएगा थर्ड केस में फ्लक्स. तो थर्ड केस में आप फ्लक्स का स्टूडेंट्स फार्मूला पुट कर सकते हैं कि जी हमारे पास थर्ड केस में फ्लक्स का फार्मूला क्या आएगा. In third case, you can write the formula for magnetic flux as summation B dot delta A. कह दें कि हमने एरिया को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमने एरिया को नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड किया है. I start from 1 to n. आप जितने भी यहाँ इसके पैचेस करेंगे आप यहाँ पुट कर देंगे. मैंने 10, 20, 100, मिलियन, बिलियन जितने भी पैच किए हैं वो 1 से लेकर ये हैं. तमाम पैचेस का आप फ्लक्स मालूम कर दे के बारे बारे इन्हें आप ऐड करेंगे तो आपको थर्ड केस में टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी. एट द एंड स्टूडेंट्स हम मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट की बात करते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स एक नई क्वांटिटी हमने यहाँ चूंकि इंट्रोड्यूस करवाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट के लिए आप इसका फार्मूला ही कंसीडर करें. आप मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूले से इसके यूनिट को निकाल सकते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास बेसिकली फार्मूला है जी फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. कोस का कोई यूनिट नहीं होता तो आप यहाँ कोस मेंशन ना करें.
अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करें, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी का प्रीवियसली यूनिट था न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अगर आप बी का यूनिट निकालना चाहें, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ लिख दीजिए बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो एक्चुअली यहाँ पर एम्पेयर पर मीटर है, तो हमारे पास ये बी का यूनिट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने बी का यूनिट लिखा, दैट इज न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और एरिया का यूनिट आप जानते हैं क्या है जी, दैट इज मीटर स्क्वायर। आप एरिया की वैल्यूज को ऐड कर दें, न्यूटन मीटर की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 2 ऐड हुई और साथ क्या आ गया -1 न्यूटन -1 + 2 क्या होगा +1 और 1 तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट आ गया न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, जिसे मैं यूं लिख रहा हूं, दैट इज न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। उसे हम एक साइंटिस्ट के नाम पर, वेबर के नाम पर, वेबर यानी कि आप न्यूटन मीटर पर एम्पेयर को इन शॉर्ट वेबर कह सकते हैं, विच इज अनदर नेम ऑफ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप कह दें जी वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके जी। या आप इसका दूसरा यूनिट कह सकते हैं जी, दूसरा यूनिट क्या है, वेबर के अलावा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का दूसरा यूनिट इसी के फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं। बी का यूनिट आपने पढ़ा था टेस्ला, एरिया का यूनिट क्या है जी मीटर स्क्वायर, दैट इज द सेकंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला यूनिट क्या है जी वेबर, दूसरा टेस्ला मीटर स्क्वायर, और थर्ड आप यानी कि पहला आप ये कह रहे हैं जी न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ओके जी। यहां से आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमने बी की एक डेफिनेशन करनी है। हमने जहां मैग्नेटिक फील्ड को, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया था, तो हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड के कई नाम है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आप यहां मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन कर दें जी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो क्या आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स, आप एरिया को फ्लक्स पर डिवाइड करवा दीजिए। हमने एरिया को फ्लक्स पर डिवाइड करवा दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया gives the B, which is actually definition of magnetic flux density, ओके जी। यानी कि इसको हम अगर आसान अल्फाज में बयान करें तो कुछ यूं है कि अगर आप क्या करें, एरिया को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली प्लेस करें और यूनिट एरिया से 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, दैट इज नेम्ड एज बी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हम इसे डिफाइन कर रहे हैं जी, द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं तो उस यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, दैट फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नेम्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और आप इसका यूनिट अगेन लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि बी का यूनिट है। मैं फ्लक्स के यूनिट की बात नहीं कर रहा, हमने फ्लक्स के यूनिट यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डिस्कशन हमने कंप्लीट की। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप बिला झिझक फ्रीली किसी भी क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप पर्सनली मेरे कॉन्टैक्ट पर राब्ता कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपके हर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से, बेसिक से, हर लिहाज से शार्प हो। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।